मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल। इन दिस सेशन विल बी डूइंग सम मोर इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर अटमेट एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, साथ में ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन एंड यू कैन ऑल्सो लाइक द सेशन अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो। और साथ में मुझे मैसेज भी कर सकते हो ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल एज वेल। सो फर्स्ट क्वेश्चन, Nalini has received a total of 600 WhatsApp messages from four friends Anita, Beena, Chaitra, and Divya. Beena and Divya have respectively sent 30% and 20% of these messages, while Anita has sent an equal number of messages as Chaitra. Moreover, Nalini finds that of Anita's, Beena's, Chaitra's, and Divya's messages, 60%, 40%, 80%, 50% respectively are jokes. So, what percent of the jokes received by Nalini have been sent neither by Divya nor by Beena? ठीक है, फोर फ्रेंड्स ऑफ नलिनी आर देयर ABCD, और फिर एंड में हमें आंसर ही परसेंटेज में चाहिए और सारी की सारी वैल्यूज परसेंटेज में ही गिवन है। तो परसेंटेज को हम नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, परसेंटेज से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एज फार एज पॉसिबल। ओके, क्योंकि आंसर भी हमें परसेंटेज में ही फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज दैट बीना एंड दिव्या हैव रिस्पेक्टिवली सेंट 30% 20% ऑफ द टोटल मैसेजेस। तो 30% मैसेजेस हैव बीन सेंट बाय बीना एंड 20% बाय दिव्या। 50% तो हो गया, 30 + 20 50%। रिमेनिंग 50% हैव बीन सेंट बाय अनीता एंड चैत्रा, एंड अनीता एंड चैत्रा हैव सेंट इक्वल नंबर ऑफ मैसेजेस। ठीक है, 50% इन्होंने भेज दिया और 50% भेजे हैं फिर अनीता प्लस चैत्रा। तो सिंस दे हैव सेंट इक्वल नंबर ऑफ मैसेजेस, so messages by Anita will be 25%, 50% by 2, and those by Chaitra will also be 25%. This is total number of messages. Out of these messages, 60, 40, 80 and 50% are respectively jokes. So jokes out of total, jokes in case of Anita that are 60%. ठीक है, 60% को फ्रैक्शन में लिख लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। 60% which is 3/5, 3/5 of jokes, 3/5 of total messages sent by Anita are jokes. Similarly, 40% which is 2/5 of messages of Beena are jokes. 80% 4/5 and 50% that is 1/2. So effectively यहाँ पे हमें jokes का परसेंटेज मिल जाएगा टोटल में से। तो 25% into 3/5, this will be equal to 15%. So out of total messages, 15% jokes were sent by Anita. 30% 2/5, that will be equal to 12%. 25% 4/5, 20%, and finally 20% to 1/2, which is 10%. Okay, so out of total messages, 15 plus 12 plus 20 plus 10%, this will be total number of jokes. तो jokes कितना परसेंट हो गया हमारा? 15 plus 12 27 plus 30 57%. So 57% messages out of total are jokes. Question is asking, what percent of the jokes received by Nalini have been sent neither by Divya nor by Beena? तो हमारा कंसर्न है रिमेनिंग जो मैसेजेस है, यानी कि जोक्स सेंट बाय अनीता एंड चैत्रा कितना परसेंट होगा आउट ऑफ टोटल जोक्स। ठीक है, आउट ऑफ टोटल जोक्स, नॉट आउट ऑफ टोटल मैसेजेस बट आउट ऑफ टोटल जोक्स। तो 35% आउट ऑफ 57%, 35/57 शुड बी आवर आंसर। परसेंटेज वैल्यू क्या आने वाला? 35/50 विच इज ऑफ कोर्स मोर देन 50%। 60% वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगा? 60%। ठीक है, 57 into 6, 50 into 6 is 300, 7 into 6 is 42, तो 34.2। 60% is 34.2 और 57 का 1% is 0.57, तो रफली 1.33% और ऐड होगा, तो 61.4% के आसपास आंसर आएगा ऑप्शन बी। 60% 34.2, 1% इज 0.57 और हमें ऐड करना है 0.8, रफली 1.3 1.4% के आसपास एडिशनली ऐड होगा। 61.4% विल बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two persons are walking beside a railway track at respective speeds of 5 and 7 km/h in the same direction. A train came from behind them and crossed them in 90 and 100 seconds respectively. If the train speed is increased by 20%, then find the time taken by the train in crossing a 400-meter long bridge. यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास नोन है? हमें नोन ये है that the two persons are walking in the same direction at a respective speed of 5 and 7 km/h in the same direction. एडिशनली अ ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड देम, तो ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में ही जा रही है जिस डायरेक्शन में पर्सन जा रहे हैं। ओके, और जब भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी, इन दैट केस इफ देयर इज अ पर्सन गोइंग इन दैट डायरेक्शन एंड ट्रेन इज आल्सो गोइंग इन दैट सेम डायरेक्शन,
तो इफ टू बॉडीज आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी स्पीड्स उनकी. तो इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एस एंड स्पीड ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 5, रिलेटिव स्पीड विल बी एस माइनस 5. Okay, now there are two persons effectively, person 1 and person 2. टाइम का वैल्यूज गिवन है दोनों ही के केस में. ट्रेन तो अपना डिस्टेंस, जब ट्रेन क्रॉस कर रही है उनको, तो ट्रेन क्या डिस्टेंस क्रॉस कर रही है, ट्रेन इज क्रॉसिंग बेसिकली द लेंथ ऑफ द ट्रेन. तो डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस इन बोथ केसेस इज सेम. टाइम का वैल्यू इज गिवन, टाइम इन फर्स्ट केस इज 90 सेकंड्स, इन सेकंड केस इज 100 सेकंड्स. तो टाइम का रेशियो आ रहा है 9:10. इफ रेशियो ऑफ टाइम इज 9:10, तो स्पीड का रेशियो विल बी जस्ट ऑपोजिट, सिंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एग्जैक्टली द सेम इन बोथ केसेस. तो स्पीड का रेशियो विल बी 10:9. इन द फर्स्ट केस स्पीड क्या होगा, स्पीड यहाँ पे बात होगा रिलेटिव स्पीड का. तो इन द फर्स्ट केस रिलेटिव स्पीड विल बी s minus 5, because first person is going with the speed of 5, second person is going with the speed of 7, so relative speed will be s minus 7. तो दोनों स्पीड की वैल्यूज हमें मिल गई, s minus 5 एंड s minus 7. अब स्पीड्स का गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, रेशियो में देखें तो 10:9, यानी कि गैप जो हमारा आ रहा है दैट इज ऑफ 1 यूनिट. और वैल्यूज में देखें तो s minus 5 s minus 7 गैप आ रहा है ऑफ 2 यूनिट्स. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर. s minus 5 s minus 7 में देयर इज अ गैप ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, और 1 यूनिट का गैप है 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ से हमें स्पीड मिल जाएगा, एक केस में किसी में भी निकाल लो, तो 10 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर. एंड सिंस 10 यूनिट्स इज इक्वल टू s minus 5, s minus 5 इक्वल टू 20 आ गया, s comes out to be 25 किलोमीटर पर आवर. 25 किलोमीटर पर आवर. ओके, देन द क्वेश्चन इज इफ द ट्रेन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 20%, यानी कि फर्दर स्पीड को इंक्रीज कर दो 20% से, तो प्लस 20% विच विल 1/5, यानी कि प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. तो फाइनल स्पीड एस न्यू विल बी 30 किलोमीटर पर आवर. Then question is saying find the time taken by the train in crossing a 400 meter long bridge. तो 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज को जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपना लेंथ भी क्रॉस करेगी और इफेक्टिवली ब्रिज का लेंथ भी क्रॉस करेगी. क्रॉसिंग कब स्टार्ट होता है, दिस इज द ब्रिज फॉर एग्जांपल. So crossing will start when the engine of the train is just at the start of the bridge. ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ब्रिज लेट अस से दैट इज इक्वल टू b एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन लेट अस से दैट इज इक्वल टू t. सो व्हेन द ट्रेन इज जस्ट एट द स्टार्ट, क्रॉसिंग स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा, व्हेन कंप्लीट ट्रेन हैज क्रॉस्ड द ब्रिज. ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन हो तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देख लो, और हमेशा जो डिस्टेंस देखोगे दैट शुड बी ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पॉइंट. तो जैसे स्टार्ट करोगे तुमने इंजन से डिस्टेंस देखा, ठीक है, तो इंजन इज एट दिस लोकेशन टू स्टार्ट विद, और एंड में इंजन इज एट दिस लोकेशन. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल विल बी दिस वन विच विल बी b प्लस t, यानी कि लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन. अब ब्रिज का लेंथ तो गिवन है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें निकालना पड़ेगा विद द गिवन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें पता है कि टाइम लग रहा है 90 सेकंड्स का टू क्रॉसिंग 1 पर्सन. द फर्स्ट पर्सन जिसकी स्पीड 5 है, तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड हमारा कितना आ रहा है 20 का आ रहा है, और टाइम लग रहा है 20 से 90 सेकंड्स का. तो लेंथ ऑफ द ट्रेन दिस विल बी इक्वल टू 90 सेकंड्स का टाइम लग रहा है, 20 की स्पीड है, बट स्पीड को सबसे पहले कन्वर्ट करो, सिंस स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, तो 20 इंटू 5/18 विल बी स्पीड इन मीटर पर सेकंड. नाउ मल्टीप्लाई बाई 90 सेकंड्स. So 18 5s are 90, 20 into 25 यानी कि 500 meters will be length of the train. Length of the train is equal to 500 meters. Additionally, length अपना ट्रेन जब क्रॉस करेगी ब्रिज को, तो ब्रिज का लेंथ भी क्रॉस करेगी. तो टोटल टाइम टेकन इन क्रॉसिंग द ब्रिज विल बी 500 length of the train plus 400 length of the bridge divided by the speed of the train, which is 30 now, which is 30. 30 into 5/18. So 900 by 30 will be 30. 30 into 18 by 5, 6 into 18, 108 seconds will be our answer. ठीक है, आंसर will be total time taken will be 108 seconds. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, आंसर हमारा 108 सेकंड्स आ जाएगा. जस्ट इन केस अगर मैं ट्रेन की लेंथ नहीं निकाली हो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिना लेंथ निकाले भी. कैसे सॉल्व होगा वो भी देख लेते हैं. ठीक है, हमने यहाँ तक तो पहुंच ही गए थे कि न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी 30. तो वहां से हम ब्रिज को क्रॉस करने का, जब सिर्फ और सिर्फ ब्रिज की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो तो निकाल पाएंगे. ठीक है, ब्रिज का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो तो स्पीड डेफिनेटली निकाल पाएंगे हम. तो वैसे भी सॉल्व कर सकते थे. कैसे करते कि देखो ब्रिज का लेंथ क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, दैट विल बी 400 डिवाइड बाई 30 इंटू 5/18 प्लस टाइम टेकन बाई द ट्रेन टू क्रॉस इट्स ओन लेंथ.
तो 90 सेकंड्स का टाइम लग रहा है जबकि स्पीड है 20। 90 सेकंड्स टाइम लग रहा है जब स्पीड है 20, स्पीड हो गया है 30, तो स्पीड हो गया है 2 से 3। ठीक है, स्पीड 20 से हो गया है 30, तो टाइम हो जाएगा हमारा 3 से 2, और 3 मिनट्स की वैल्यू थी 90, तो 2 मिनट्स की वैल्यू क्या होगा 60 हो जाएगा, यानी कि दिस प्लस 60, दिस विल बी टोटल टाइम। ओके, सो 400 अपॉन 30 इंटू 5, ठीक है, 0 से गया 0, और फिर यहाँ पे बचा 6, 40 इंटू 6 बाई 5, 48 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 108 सेकेंड्स। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द मैट्रिक्स x plus 1 minus 1 2x minus 2, this matrix 2 cross 2 matrix is singular, then find the sum of all possible values of x। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स हमें डिफाइंड है, दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू x plus 1 minus 1 2 x minus 2, this is a 2 cross 2 matrix because there are 2 rows and 2 columns, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा, सिंगुलर सिर्फ वही मैट्रिक्स हो सकेगा विच इज जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सके, बिकॉज सिंगुलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स फॉर विच डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड के साइन के साथ में जो लिख रहा है दैट इज डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स m इफ दैट इज इक्वल टू 0, so that implies that the matrix is singular। ओके, और अगर हमारी मैट्रिसेस है 2 क्रॉस 2 की, इफ दैट इज ए बी सी डी फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे निकालें डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ए डी माइनस बी सी, सो ए डी माइनस बी सी दिस शुड बी इक्वल टू 0, एंड इफ दैट इज इक्वल टू 0 तो आवर मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, तो निकालते हैं इस केस में क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस -1 इंटू 2, साइन का ध्यान रखना। सो अल्टीमेटली आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, यानी माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2। सो इफेक्टिवली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 0, तभी तो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर होगी, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 1 दिस शुड बी 0। तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, x कैन बी 0 और 1। क्वेश्चन क्या पूछा था, सम ऑफ ऑल पॉसिबल, सम तो खैर यहाँ से ही निकल रहा था कोफिशिएंट से ही, तो सम वाज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If m n p and q are natural numbers such that log of m on the base n that is equal to 1.25 and log of p on the base q that is equal to 1.5 and n plus q is equal to 41, then find the value of p minus n। बढ़िया प्यारा सा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, पहले ट्राई करो, थोड़ा सा टाइम लो इस क्वेश्चन में और फिर सॉल्यूशन देखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, सो हमें गिवन क्या है, लॉग ऑफ m ऑन द बेस n, दिस इज 1.25, 1.25 शुड बी रिटन एज 5/4, 5/4 लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा शक्ल। ठीक है, और फिर लॉ का प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि n टू द पावर 5/4 विल बी इक्वल टू m। ठीक है, n टू द पावर 5/4 दिस इज इक्वल टू m, ये तो पहला इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन, लॉग ऑफ p ऑन द बेस q, दिस इज गिवन एज 1.5 विच इज 3/2, तो q टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू p, 3/2 दिस इज इक्वल टू p। अब जो कंस्टेंट है क्वेश्चन का दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंस्टेंट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट m n p and q ऑल आर नेचुरल नंबर्स, ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो ये कंस्टेंट है हमारा। अब n की पावर 5/4 कर रहे हैं और हमें m मिल रहा है, तो m भी एक नेचुरल नंबर है, m इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, n भी एक नेचुरल नंबर है। अब n टू द पावर 5/4 करने पे m मिलेगा, m कब नेचुरल नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कह दिया लेट अस से n इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इफ n इज इक्वल टू 12, तो 12 टू द पावर 5/4 क्या ये इंटीजर मिलेगा, इंटीजर तो नहीं मिलेगा, बिकॉज 12 टू द पावर 5/4 कैसे इंटीजर आ सकता है, नहीं आएगा, दिस विल नॉट बी इंटीजर। बट किस केस में इंटीजर आ सकता था, अगर 12 के बजाय, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, ध्यान ये देना, देखो 12 टू द पावर 5 करोगे तब तो इंटीजर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम आ रहा है 1/4 से। तो 1/4 कब इंटीजर देगा, जबकि हमारा 12 के जगह पे जिस वैल्यू का हम 1/4 ले रहे हैं दैट मस्ट बी सम नेचुरल नंबर टू द पावर 4, दैट मस्ट बी सम नेचुरल नंबर टू द पावर 4, है कि नहीं। जब तक वो सम नेचुरल नंबर टू द पावर 4 नहीं होगा तब तक हमारा काम चलेगा नहीं। तो हमें चाहिए क्या, अगर हमें n टू द पावर 5/4 इक्वल टू m चाहिए जो कि एक इंटीजर है, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन n टू द पावर 1/4 इज अ इंटीजर,
n टू द पावर 1/4 इज अ इंटीजर, और n टू द पावर 1/4 एक इंटीजर तभी होगा व्हेन n इज सम अदर इंटीजर, फॉर एग्जांपल a टू द पावर 4, जहाँ पे कि a इज अ इंटीजर। तसल्ली से सोच लो, ठीक है, सम अदर इंटीजर टू द पावर 4, यहाँ पे a शुड बी इंटीजर। a नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि पावर 4 है, इवन हो जाएगा, मतलब इवन पावर है तो एनीवे पॉजिटिव हो जाएगा, बट समझ रहे होगे, ठीक है, कि पॉजिटिव वाले केसेस ही कंसिडर करो वहाँ पे। तो क्लियर सी बात है कि n टू द पावर 1/4 तभी इंटीजर बनेगा हमारा जबकि हमें जो n है दैट इज ऑल्सो सम इंटीजर टू द पावर 4, ठीक है। और फिर पावर 5 करोगे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पावर 5 जब किसी इंटीजर की करो तभी इंटीजर मिलेगा, नॉन इंटीजर ही करोगे तो कैसे तुम्हें इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट n मस्ट बी सम नंबर टू द पावर 4, ये पहला कंडीशन हो गया। प्लस अब सेकंड वाले केस में देखते हैं, q टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू p, अगेन सेम लॉजिक है कि हमें q टू द पावर 3/2 भी एक इंटीजर ही चाहिए, सो दैट विल ओनली बी पॉसिबल व्हेन q टू द पावर 1/2 विल बी इंटीजर। अब q टू द पावर 1/2 को अगर इंटीजर होना है, ठीक है, कोई इंटीजर होना है, तो दैट इंप्लाइज दैट q मस्ट ऑल्सो बी सम इंटीजर टू द होल स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें वैल्यूज मिल गया कि n कैन बी सम इंटीजर टू द पावर 4, q कैन बी सम इंटीजर टू द पावर 2, ये मस्ट कंडीशन है। और n प्लस क्यू फिर हमें मेंशन है क्वेश्चन में, n प्लस क्यू इज इक्वल टू 41, सो n हैज टू बी सम इंटीजर टू द पावर 4, तो a टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर, बिकॉज q हैज टू बी b स्क्वायर, दिस इज 41। अब 41 तो छोटा सा सम है, पावर 4 क्या क्या हो सकता है, देखो 2 टू द पावर 4 देखोगे, 1 टू द पावर 4 तो 1 ही आएगा, और 1 वैसे भी देखो n और q क्या है, n कॉमा q सिंस दीज आर बेसिस ऑफ द लॉगरिथम, सो दे हैव टू बी ग्रेटर देन 1, 1 से तो बड़ा ही होना पड़ेगा, ठीक है, तो 1 तो हो ही नहीं सकते, तो यानी कि 2 सबसे छोटा नंबर होगा, तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, और 3 टू द पावर 4 81 हो जाता है, यानी कि एक ही केस पॉसिबल होगा पावर 4 के केस में, तो कुछ और पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि a टू द पावर 4 मस्ट बी इक्वल टू 16, और ये 16 आ गया तो b स्क्वायर 25 आ गया, क्लियरली एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, कुछ और मिलेगा ही नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन, 16 प्लस 25। तो यहां से हमें क्या मिल गया, दैट a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू 5, ओके। इफ n इज इक्वल टू a टू द पावर 4 तो m क्या होगा, a टू द पावर 4 टू द पावर 1/4, यानी a टू द पावर 5 होगा, और p हो जाएगा हमारा b स्क्वायर टू द पावर हाफ, यानी b क्यूब हो जाएगा, p b क्यूब हो जाएगा, और क्वेश्चन पूछ रहा p माइनस है, तो p इज इक्वल टू b क्यूब, तो b क्यूब माइनस m विच इज a टू द पावर 5, और b यानी 5 है, तो 5 क्यूब माइनस 2 टू द पावर 5, तो 125 माइनस 32, सो आंसर विल बी 93। बहुत ही बढ़िया सवाल था, और लॉजिक समझ पाओगे तो मजा आओगे इस सवाल में, क्लियर है, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is, let f be a function such that f of x plus 2 times f of 1 by x that is equal to 3x such that x can take all values except 0, क्योंकि 0 पे क्या होगा 1 by x undefined हो जाएगा, तो x can take all the values except 0, और डेफिनेशन हमारी फंक्शन की है that fx plus 2 times f of 1 by x this is equal to 3x। क्वेश्चन is asking find the sum of all the values of x such that fx is equal to 1, तो पहले हमें fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। इक्वेशन है fx plus 2 f of 1 by x that is equal to 3x, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि हमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो समहाउ एफ ऑफ 1 बाई एक्स को रिमूव करना पड़ेगा। अब कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए हमको। सेकंड इक्वेशन क्या बना सकते हैं, फिर रिप्लेस एक्स बाई 1 बाई एक्स, यानी कि एक्स को अगर 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दें या एक्स की जगह 1 बाई एक्स पुट कर दें इक्वेशन में, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स शुड बी इक्वल टू 1 बाई एक्स, क्योंकि एक्स को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स क्या होगा 1 बाई 1 बाई एक्स विच विल बी इक्वल टू एक्स इटसेल्फ। जैसे ही एक्स को 1 बाई एक्स से पुट कर रिप्लेस करोगे तो 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्स 1, तो दिस शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स, जब एक्स हो गया 1 बाई एक्स, तो यानी कि 3 इंटू 1 बाई एक्स 3 बाई एक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3x। सेकंड इक्वेशन आ जाएगा एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल 3 बाई एक्स, ओके। अब सॉल्व करके हमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स को रिमूव करना है। फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स का है 2 है, सेकंड में कोफिशिएंट 1 है, तो सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, फर्स्ट इक्वेशन को वैसे ही रहने दो, एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स
दिस इज इक्वल टू 3x, और सेकंड इक्वेशन आ गया हमारा 2 टाइम्स f(1/x) प्लस 4 टाइम्स fx, दिस इज 6/x. नाउ सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट. तो 2 टाइम्स f(1/x) कैंसिल आउट हो जाएगा. fx माइनस 4fx विल बी माइनस 3 टाइम्स fx, and that is equal to 3x minus 6/x. ओके, डिवाइड बाई माइनस 3, तो एफ एक्स हमारा हो जाएगा इक्वल टू, पहले 3 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा x माइनस 2/x, फिर -1 यानी कि 2/x माइनस x. दिस इज एफ एक्स, और क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1. तो दिस शुड बी इक्वल टू 1. तो 2/x माइनस x शुड बी इक्वल टू 1. 2 माइनस x स्क्वायर बाई x इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x, और x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0. अगेन क्वेश्चन पूछा सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1. तो सम के लिए तो हमें वैल्यूज निकालने की जरूरत है. सम क्या होगा? सम शुड बी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, सो दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो 1 है, तो -1 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन बी. बाकी रूट्स भी यहाँ पे इजीली निकल रहे हैं. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो रूट्स आ गए हमारे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो रूट्स आर x इज इक्वल टू 1 फ्रॉम -2. देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू 1. एक तो आ गया 1 और सेकंड वैल्यू होगा -2. ठीक है, 1 तो वैसे भी दिख ही रहा था, क्योंकि एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स 1/x दैट वाज इक्वल टू 3x. अगर x को 1 पुट करते तो f1 की वैल्यू तो हमें मिल ही जाती, बट -2 के लिए तो सॉल्व करना पड़ता. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू a 2 cross 2 matrix, square matrix, then value of the matrix A to the power 2024 क्या होगा? वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स A to the power 2024 क्या होगा? अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है A to the power 2024, यानी कि हमें कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं इस क्वेश्चन में बिफोर सॉल्विंग. लेट अस से A इज अ मैट्रिक्स ABCD विद एलिमेंट्स ABCD. ठीक है, देयर आर, दिस इज अ 2 cross 2 मैट्रिक्स. अब मल्टीप्लाई करना है हमको. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं. अगर हमें A को मल्टीप्लाई करना है खुद से A क्रॉस A, तो ABCD दो बार लिख लो पहले, तो ABCD. ठीक है, अब हमें 4 एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे. जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें A क्रॉस A का, दैट विल ऑल्सो बी a 2 cross 2 मैट्रिक्स. और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लो, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लो. मल्टीप्लाई दीज टू फॉर द फर्स्ट एलिमेंट. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लिया और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से. ठीक है, सो A इंटू ए आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B इंटू सी BC. और सेकंड स्टेप, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड का सेकंड कॉलम, अब ये यहाँ पे फिलअप होगा सेकंड प्लेस पे, तो वैल्यू आ जाएगा A इंटू बी प्लस B इंटू डी, तो AB प्लस BD. अब सेकंड रो पे आते हैं, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट दैट विल बी फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो C इंटू ए प्लस डी इंटू सी. सेम प्रोसेस रिपीट करना है फॉर द लास्ट एंट्री, दैट विल बी सेकंड रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, तो C इंटू बी प्लस डी स्क्वायर. दिस विल बी अ रिजल्ट A इंटू ए, यानी कि A स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, अब इसमें मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा. A टू द पावर 2024 तो डेफिनेटली नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए हमें पैटर्न देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारे लिए चीज़ें आसान हो रही हैं. पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा ऐसे केसेस में. देन देयर इज अ मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? जहाँ पे रोज आर इक्वल टू कॉलम्स, तो इट कुड बी अ 2 cross 2 मैट्रिक्स, कुड बी अ 3 cross 3 मैट्रिक्स एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस केस में क्योंकि 2 cross 2 है, 2 cross 2 की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 cross 2 will be
with only elements in the diagonal equal to 1 और other elements will be equal to 0. So this is identity matrix. Identity matrix को मल्टीप्लाई करोगे किसी मैट्रिक्स से तो हमारा रिजल्ट जो है दैट विल बी दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस में अपनी ए को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो ए इंटू आई विल बी इक्वल टू ए. देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं. ठीक है, सो ए इंटू आई कर देते हैं. तो ए बी सी डी अपने एंड पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा. प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम जो डुएबल इजी क्वेश्चंस होंगे वो डेफिनेटली कर पाओगे. ठीक है, सो ए इंटू आई मल्टीप्लाई करते हैं. अगेन दिस विल ऑल्सो बी ए 2x2 मैट्रिक्स. सबसे पहले कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो बाय द फर्स्ट कॉलम. सो ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 0 यानी कि ए आ जाएगा. फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम नाउ, सो ए इंटू 0 0 होगा, बी इंटू 1 बी आ जाएगा. नाउ सेकंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, तो सी इंटू 1 प्लस डी इंटू 0 सी आ जाएगा. और फिर सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, तो सी इंटू 0 प्लस डी डी आ जाएगा. सो यही तो आ गया अल्टीमेटली. ठीक है, ओके. अब सॉल्व करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमें गिवन है ए इज इक्वल टू 0 1 माइनस 1 0. सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं. तो 0 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 1 माइनस 1 0. सो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा हमारा. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 आ गया और माइनस 1. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 0 आएगा. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 इंटू 0 0 आएगा. 0 इंटू माइनस 1 ये भी 0 आएगा. और सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 1 इंटू 1 विल बी माइनस 1 और 0 इंटू 0 तो 0 ही था. तो माइनस 1 0 0 माइनस 1, दिस इज अवर रिजल्ट ए स्क्वायर. ठीक है, अब हमने अभी देखा कि अवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1 यानी कि ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे 0 हैं. यहाँ पे क्या डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, बट डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे माइनस 1 है. तो दिस इज बेसिकली माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बिकॉज माइनस 1 अप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा माइनस 1 0, क्योंकि 0 पे तो कुछ भी अप्लाई करो फर्क ही नहीं पड़ता. तो 0 माइनस 1. तो दिस इज माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, अब यहाँ पे ए टू द पावर 4 निकालते हैं. ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, सो दिस विल बी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. सो माइनस 1 0 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1 0 0 माइनस 1. तो रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 1 आ जाएगा. और माइनस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस 1 दैट विल बी 0. 0 इंटू माइनस 1 0 माइनस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 इज 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1. दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यानी कि हम अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे पहुंच गए. अब कुछ भी मल्टीप्लाई करो. अब ए टू द पावर 5 क्या होगा, ये होगा ए टू द पावर 4 इंटू ए. बट ए टू द पावर 4 तो अपने आप में आई है, तो आई इंटू ए विल बी इक्वल टू ए ओनली, यानी कि ए टू द पावर 5 भी ए हो जाएगा. तो अब इसके बाद में चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है, अब इसके बाद में चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी. ए टू द पावर 2024 पूछा है, विच इज द मल्टीपल ऑफ 4, विच इज द मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, तो ए टू द पावर 4 टू द पावर कितना आ रहा है, दिस इज 506. और ए टू द पावर 4 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई टू द पावर 506 विल ऑल्सो बी इक्वल टू आई ओनली. अगर ए टू द पावर 2025 पूछा होता लेटेस्ट से, तब हमारा रिजल्ट होता ए इंटू ए टू द पावर 2024 और ए इंटू टू द पावर 2024 या फिर ए टू द पावर मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू आई ओनली. तो ए इंटू आई वुड हैव बीन इक्वल टू ए. इस केस में आंसर हमारा आई आएगा. अच्छा, माइनस आई पे आई गए थे, तो अगर हम माइनस आई को माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस आई इंटू माइनस आई दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई. तो ए स्क्वायर पे हमें मिल गया था माइनस आई, तो वहाँ से भी क्लिक कर जाना चाहिए था कि ए स्क्वायर होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई, यानी कि ए टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू आई. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें मल्टीपल स्टेप्स अप्लाई करने पड़े और ए क्यूब पे जाके माइनस आई मिले, तो वहाँ पे ए टू पावर 6 तक पहुँचने के बजाय हम ए क्यूब से ही कंक्लूड कर देंगे कि इफ ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई, सो ए टू द पावर 6 विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी आई. ओके, क्या क्लियर है. और अभी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा फॉर 2x2. अगर 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें तो कैसा होगा, दैट विल बी हैविंग 3 rows एंड 3 कॉलम्स, बट डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब कुछ 0 होगा. ओके, ठीक है. अब एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं. लेट अस से हमारी एक मैट्रिक्स है ए और उसको मल्टीप्लाई करें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 के. ए में एलिमेंट्स हैं हमारे
1 2 3 2 3 4 4 2 1, and this is being multiplied by identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट विल बी a 3x3 मैट्रिक्स. ठीक है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम अपने इन पे ट्राई करो. ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो पहला रिजल्ट तो 1 आ जाएगा. सेकंड केस में क्या है, देखो जहां पे 0 आ रहा है वहां पे तो देखना ही नहीं है, तो दिस 2 विल मल्टीप्लाइड बाई 1 ओनली, बाकी तो सब 0 ही है, तो दिस विल बी 2. थर्ड वाले में दिस 1 विल मल्टीप्लाइड बाई 3 ओनली, तो 3 आएगा, बाकी सब तो 0 आएगा, तो वही सेम कहानी रहेगा. ठीक है, सो इसीलिए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का केस है, रिजल्ट वही सेम मैट्रिक्स होता है. ठीक है, सो 2 3 4 प्रोडक्ट यही आएगा, अपने एंड पे करके आराम से तसल्ली से देख लेंगे. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, if the angles A, B and C of a triangle are in arithmetic progression such that sine of 3A minus B is equal to minus half, and then find the value of cos of 2B minus 3C. cos of 2B minus 3C का वैल्यू इस केस में क्या होगा? ओके, गिवन है हमें कि A, B, C are the angles of a triangle and they are in arithmetic progression. A, B, C are in a AP arithmetic progression और angles of a triangle है. ठीक है, तो अगर हम मान लें 3 एंगल्स हैं विच आर इन एपी और 3 वैल्यूज हैं विच आर इन एपी, तो हम एज्यूम कर सकते हैं उन वैल्यूज को. अब यहाँ पे क्योंकि चलो मान लेते हैं कि दिस इज ए माइनस डी एंड दिस इज ए प्लस डी. उनको एज्यूम कर सकते हैं ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, बिकॉज जब सम करोगे तो फिर हमारा डी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सम ऑफ ऑल दीज 3 क्या आ जाएगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 180. तो 3 ए इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो यहाँ से हमें ए इज इक्वल टू 60 डिग्रीज आ जाएगा, लेकिन मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज. ऐसे भी समझ लो कि अगर हमारे 3 टर्म्स आ रही इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो जो उनका एवरेज होगा दैट विल बी इक्वल टू मिडिल टर्म, और क्योंकि एंगल्स का सम आएगा 180, तो एवरेज विल बी 60, सो मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज. तो एक एंगल 60 डिग्रीज होगा, बी तो फिक्स्ड हो गया 60, ए विल बी 60 माइनस थीटा एंड सी विल बी 60 प्लस थीटा. फिर हमें दिया है साइन ऑफ 3a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस हाफ. माइनस हाफ. ठीक है, सो 3a माइनस बी क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 60, 3a माइनस बी, दिस विल इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 60 माइनस थीटा माइनस 60, सो 180 माइनस 60 इज 120 माइनस 3 थीटा. तो साइन ऑफ 120 माइनस 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ. अब क्या वैल्यू हो सकता है थीटा का, देखो लिमिटिंग फैक्टर क्या हो सकता है, लिमिटिंग केस क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा थीटा 60 माइनस थीटा 60 एंड 60 प्लस थीटा ऑल वैल्यूज हैव टू बी पॉजिटिव. ये सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव क्योंकि एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल है, तो थीटा शुड बी लेस देन 60 डिग्रीज, ये तो पक्की बात है. इजंट इट सो? अच्छा, 120 माइनस 3 थीटा ये नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिस कैन बी नेगेटिव, दिस कैन बी एनी वैल्यू, बट थीटा शुड बी लेस देन 60 बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. क्या ये बात कह रहे हैं? अब एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं साइन थीटा का, सो दैट क्लैरिटी मिले कि माइनस हाफ वैल्यू कहाँ पे आएगा. So this is the graph. Sin theta is 0 at 0 degrees. Then it becomes equal to 1 at pi by 2 or 90 degrees. Again becomes equal to 0 at 180 degrees. और फिर ये this is equal to minus 1 at 270 degrees. And finally again becomes 0 at 360 degrees. माइनस हाफ के लिए देखना है हमें, हाफ कब होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, 30 डिग्री पे होता है. और सिमिट्री का जरूर यूज करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए. 30 पे 0 से 30 पे गया, 30 पे 1/2 हो जाता है. सिमिलरली तुम्हारा ग्राफ 1 तक जाके फिर डिक्रीज होना शुरू होता है. ठीक है, 0 से 30 पे चेंज आया है 30 डिग्रीज का, तो अगेन 180 माइनस 30 पे भी हमारा ग्राफ 1/2 होगा, विच इज 150 डिग्रीज पे.
ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है ना कि साइन थीटा शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, इजंट इट? ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया तो सारे के सारे फॉर्मुले समझ में आए थे। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अब सेम ग्राफ हमारा 180 के बाद में प्रोसीड करेगा बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो नेगेटिव में क्या होगा, 180 प्लस 30 करोगे सो दिस विल बी माइनस हाफ, ठीक है, 210 degrees, this will be minus half, and similarly this will also be minus half in 360 minus 30 will be 330 degrees. So graph will be minus half sine alpha is equal to minus 1 by 2 at theta is equal to 210 degrees and theta is equal to 330 degrees. तो दो केसेस बनेंगे हमारे, सॉरी थीटा नहीं अल्फा, अल्फा की बात की ना, ठीक है। तो इस केस में हमारा 120 माइनस 3 थीटा का साइन इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो 120 माइनस 3 थीटा कैन बी, या तो ये 210 डिग्रीज होगा और इट कैन बी 330 डिग्रीज। तो जो भी हमारा कंस्ट्रेंट को फॉलो करेगा वो हमारा थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो 120 माइनस थीटा 3 थीटा, इफ दैट इज इक्वल टू 210, 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस 90, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस 30। थीटा कैन ऑल्सो भी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट नेगेटिव भी होगा तब भी हमारा थीटा हैज टू बी बिटवीन माइनस 60 एंड 60, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा तो 60 प्लस थीटा विल बी लेसर इन दैट केस। भाई क्वेश्चन ये तो नहीं कर रहा है कि इंक्रीजिंग एपी हो, डिक्रीजिंग एपी भी हो सकता है, तो थीटा कॉमन डिफरेंस है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट नेगेटिव भी होगा तब भी हमारे एंगल शुड बी पॉजिटिव फॉर श्योर। तो थीटा माइनस 30 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज अलाउड। सेकंड केस में थीटा क्या आएगा, 3 थीटा विल बी इक्वल माइनस 210, थीटा इक्वल टू माइनस 70 डिग्रीज आएगा, ये अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे एंगल्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो थीटा विल बी इक्वल टू माइनस 30 डिग्रीज, ये हमारा एक्सेप्टेबल केस है। यानी थीटा इज इक्वल माइनस 30, तो एंगल्स आ गए हमारे 60 माइनस माइनस 30 यानी कि 90 डिग्रीज होगा एंगल ए, 60 हो गया एंगल बी और 30 डिग्री होगा एंगल सी। 90, 60 एंड 30, दीज विल बी आवर एंगल्स। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस ऑफ 2b माइनस 3c, कॉस ऑफ 2 इंटू 60 माइनस 3 इंटू 30 विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30 डिग्रीज, और कॉस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू रूट 3/2। कॉस 30 इज इक्वल टू साइन 60, ठीक है, कॉस साइन एंड कॉस, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, रूट 3/2। क्या ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A vertical tower stands at the center of a triangular arc ABC if the angles of elevation of the top of the tower from the vertices A, B and C are equal to alpha and sides of the triangle are A, B and C, then find the height of the tower. Height of the tower क्या होगा, अगर tower stands at the center of a triangular arc ABC if the angles of elevation of the top of the tower from the vertices A, B and C are equal to alpha and the sides of the triangle are A, B and C. तो टावर हमारा समवेयर इनसाइड द ट्रायंगुलर आर्क ABC है और इस तरह से है सच दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द वर्टिसेस A, B and C आर इक्वल टू अल्फा, यानी कि ऑल एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर इक्वल फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो थोड़ा सा 3D डायग्राम बनेगा, बनाने की कोशिश करते हैं। A, B and C and somewhere inside the tower is there, ठीक है, और इफ वी कनेक्ट इट विद वर्टेक्स B तो हाइट इज h। अब क्योंकि 3D डायग्राम बनाने की कोशिश की है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है ये जो टावर है हमारा, अदरवाइज टावर तो स्टैंडिंग स्ट्रेट ही होगा, ठीक है। सो इफ टावर इज दिस पॉइंट इज लेट अस से टावर इज एट पॉइंट O, तो BO let us say height of the tower is equal to h, let us say this point is equal to p, so in that case the angle of elevation is equal to alpha, okay, so tan of alpha will be equal to PO upon BO, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कनेक्ट करें C से, जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया, सो इफ दिस पॉइंट एट द टॉप इज इक्वल टू P, तो दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। सिमिलरली C से कनेक्ट करेंगे so this angle here, this will be alpha, so we can say tan alpha will also be equal to
PO upon CO. And if PO upon BO that is equal to PO upon CO, so this implies that BO and CO should be equal. Similarly, diagram draw होगा OA का, so that will also equal to PO upon AO. देखिए BO, CO and AO should be equal. BO, CO and AO should be equal. ये कब possible है? There is a point inside the triangle from which distance of all the vertices are equal. That is only possible when that point inside is the circumcenter. देखिए O is circumcenter of the triangle. O is circumcenter of this triangle. हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर. अच्छा, जो डेल्टा मेंशन है, ट्रायंगल जो मेंशन है, दिस ट्रायंगल बेसिकली दिस डेल्टा इंप्लाइज एरिया ऑफ द ट्रायंगल. एरिया ऑफ द ट्रायंगल. और if O is the circumcenter of the triangle, in that case BO, AO and CO all will be equal to circumradius. These will be equal to circumradius of the triangle, capital R, represented by capital R. In radius होता है small r, circumradius is capital R. In radius for the in circle, the circle inside the triangle, and circumradius is the circumcircle, the circle surrounding the triangle, circumscribing the triangle. Okay, so BO is equal to capital R. If BO is equal to capital R, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा BO is capital R, तो tan अल्फा is equal to small h upon capital R. तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं that h will be equal to capital R times tan alpha. But capital R भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा. So there is a formula that area of the triangle is also equal to A into B into C, product of the sides of the triangle, divided by 4 times of circumradius. Divided by 4 times of circumradius. ठीक है, ट्रायंगल्स के मल्टीपल फॉर्मूला हो सकते हैं. ABC by 4R, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला हाइट नहीं, ठीक है, तो इंटू बेस इंटू हाइट, और इट इज 1/2 इंटू 2 एंगल्स, अगर 2 साइड्स AB और एंगल बिटवीन देम साइन थीटा. एंड हेरोन्स फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S minus A इंटू S minus B इंटू S minus C. S is the semi perimeter, A plus B plus C by 2. Okay, or this is also equal to small r into S, where S is semi perimeter and small r is in radius. तो कई बार कनेक्ट करने के लिए हमें इनमें से किसी दो फॉर्मूले को या किसी एक फॉर्मूले को यूज करना पड़ सकता है. ये फॉर्मूलेस पता होने चाहिए सारे के सारे. इस केस में क्या हमें चाहिए? r टाइम्स tan अल्फा. ऑप्शंस गिवन है, अब यूज कर सकते हैं दिस पार्ट, दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू ABC अपॉन 4R. So from this we can conclude that R will be equal to ABC upon 4 times area of the triangle. So H should be equal to ABC upon 4 times area of the triangle times tan alpha. Option C will be the answer. Okay. Our answer in this case will be option C. ABC upon 4 times the area of the triangle multiplied by tan alpha. ओके, सो इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव जो भी क्वेश्चन डिस्कस सारे के सारे समझ में आएंगे. फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और सेशन कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.